Good evening, students. So, this is the part 16th of our special lecture series on Rajasthan APO 2026. And in this lecture, we are going to cover two minor laws, out of which the first one is the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992, Act number 27 of 1992. तो इस लेक्चर में दो राजस्थान के लोकल लॉज को हम लोग कवर करने वाले हैं. हमने पहले राजस्थान एक्साइज एक्ट कवर कर लिया है, ठीक है. ये हमारे लास्ट राजस्थान के लोकल लॉज होंगे. फिर उसके बाद हमारा क्या क्या बच जाएगा, बीएनएस बचा हुआ है, ठीक है. इसके बाद मैं बीएनएस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है. एंड लाइक कुछ डाउट्स भी आपके आए हैं तो वो भी मैं उसी लेक्चर में एड्रेस करूँगा, ठीक है. यहाँ पर उसको एड्रेस करने कोई मतलब बनता नहीं है. एंड फिर बीएनएस के बाद हमारा बीएसए बचेगा, एंड बीएसए के बाद हमारा SC/ST एक्ट बचेगा, ठीक है. तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एट मैक्स. मतलब थोड़ा सा और एक्सटेंड होकर 20 तक जा सकता है, बट 20 तारीख तक आपका जितना भी पार्ट है वो सारा मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है. बीएनएस का 1 से 2 लेक्चर और लगेगा, ठीक है. आज ये 2 लॉज भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. SC/ST एक्ट 1 में हो जाएगा, BSA 1 में हो जाएगा. तो एट मैक्स हमारे पास हमको सिर्फ 4 लेक्चर्स और करने हैं, ठीक है. तो आज हम लोग 2 लॉज करेंगे, जिसमें से पहला है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992. मेरा आपको एक सुझाव ये है कि इन पर्टिकुलर एक्ट्स का जो टाइटल है ना उसको याद रखिएगा. ये आपसे पूछ सकते हैं, चांसेस है पूछने के, बहुत कम चांसेस है लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है. वर्ड्स वगैरह इधर उधर करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या था, ठीक है. आइए देखते हैं फिर इसको असेंट कब मिला. नाउ this particular law received assent of the governor on 8th day of November 1992. That is on 8th November 1992 and it is Act number 27 of 1992. तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है. आइए इसको पढ़ते हैं, इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं. An act to prevent the leakage of question papers and use of unfair means at public examination. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन का पर्पस क्या है? पर्पस है कि ये प्रिवेंट करेगा लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रियम्बल जो है वो इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन का क्या बोलता है आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं. एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है. मतलब जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं विद द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर या फिर यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, वो भी इसमें कवर्ड है. बी इट इनैक्टेड बाय द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर इन द 43rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज. ठीक है, ये पढ़ते हैं. बहुत छोटा एक्ट है, बहुत आसान है, बस रीड ही करना है. सेक्शन 1 छोड़ दीजिए, ठीक है. 2 पे आ जाइए डायरेक्ट. एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच देयर टू. क्या बोल रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ दिस पर्टिकुलर 1992 एक्ट डिफाइंस एग्जामिनेशन सेंटर and it defines examination center as such a place where public examination is to be held. ठीक है, जहाँ पर भी public examination होंगे उस जगह को हम कहेंगे by virtue of section 2 clause A examination center. लेकिन इसमें आगे ये भी लिखा है and includes the entire premises attached thereto. ठीक है, includes the entire premises attached thereto. इसका मतलब ये, जैसे मान लो अगर कोई स्कूल आपका सेंटर है, ठीक है, तो स्कूल के किसी क्लासरूम में आपका एग्जाम होगा ना, तो जो पूरा प्रीमाइसेस है स्कूल का वो इसके अंदर आ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. पब्लिक एग्जामिनेशन मींस एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल. इसका स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. राजस्थान APO 2025 के अंदर इससे सवाल बने थे, ठीक है. स्केड्यूल में जो एग्जामिनेशंस के नाम लिखे हुए हैं उन्हीं में से सवाल पूछा गया था कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कवर्ड है कि नहीं, ठीक है. C. Unfair means in relation to an examination while answering question in a public examination means the unauthorized help from any person or from any material written, recorded or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorized telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget. तो basically section 2 clause C आपको वैसे पता होना चाहिए unfair means कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है. वैसे तो इसके तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर, पब्लिक एग्जामिनेशन एंड अनफेयर मीन्स. तीनों का याद कर लीजिएगा कि 2A के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर है, 2B के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन है और 2C के अंदर अनफेयर मीन्स है, ठीक है. तो अनफेयर मीन्स क्या होता है? अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन
in relation to an examination. While answering question in a public examination means the unauthorized help from any person or from any material written, recorded or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorized telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget. बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि अनफेयर मीन्स क्या होगा. अनफेयर मीन्स को इसने ऐसे ऐसे लाइक डिफाइन किया है. इसको डिफाइन किया गया इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन. ठीक है, एग्जामिनेशन के रिलेशन में ऐसे इसको डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड यूज़ करते हो किसी भी गैजेट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, या फिर अगर आप कोई भी अनऑथराइज्ड हेल्प लेते हो किसी भी इंडिविजुअल से. अब यहाँ पे टर्म अनऑथराइज्ड क्यों लिखा हुआ है? टेकिंग अनऑथराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन. ठीक है, क्योंकि देखो कई सारे इंडिविजुअल्स एग्जामिनेशन सेंटर में रहते हैं, ठीक है, जिनसे आप ऑथराइजडली हेल्प ले सकते हो, जो कि अलाउड है एग्जामिनेशन में. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, आपको वॉशरूम का रास्ता नहीं पता है, तो आप लाइक उसके लिए हेल्प ले सकते हो वहाँ पे किसी कर्मचारी से. ठीक है, तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है. अगर कोई अनऑथराइज्ड हेल्प आप लेते हो, फॉर एग्जांपल वहाँ पे टीचर्स को डायरेक्शन स्ट्रिक्टली दिया जाता है कि आप बच्चों को कोई भी बात नहीं बताओगे रिलेटेड टू एग्जामिनेशन. आप बस पेपर दोगे, वो पेपर करेंगे. अगर उनको पेपर में कोई भी डाउट है, आप उनका डाउट क्लियर करने नहीं जाओगे. ठीक है, तो अगर वो टीचर जाके वहाँ पर कोई भी डाउट क्लियर कर रहा है तो वो अनऑथराइज्ड हेल्प हो जाएगा और वो अनफेयर मीन्स के अंदर कवर्ड होगा. तो अनफेयर मीन्स का बस सिंपली आपको ये याद रखना है. अनफेयर मीन्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी अनऑथराइज्ड हेल्प लेते हो या फिर कोई भी गैजेट या आइटम से अनऑथराइज्ड यूज़ लेते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर पब्लिक एग्जामिनेशन, तो उसे हम कहेंगे अनफेयर मीन्स. ठीक है, बाकी डी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी टर्म्स आईपीसी के अंदर डिफाइंड है और यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो उन पर्टिकुलर टर्म्स की डेफिनेशन हम लोग आईपीसी से ही लेंगे. ठीक है, सेक्शन 3 पे आते हैं. सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स. नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? सीधा ये लाइक आपको डिक्लेरेशन दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि नो पर्सन इज अलाउड टू यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन. इज दैट क्लियर? पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है? वो एग्जामिनेशन जिनको स्केड्यूल 1 के अंदर डाला गया है. ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 4, अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर. नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज सो टू डू शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनीज एट ए पब्लिक एग्जामिनेशन. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि लॉफुली ऑथराइज्ड या परमिटेड नहीं है, किसकी वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज सो टू डू शैल. ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको लॉफुली ऑथराइज नहीं किया गया है पेपर्स को डिस्क्लोज करने के लिए. फॉर एग्जांपल जब एग्जाम शुरू होता है तो उसके 5 मिनट पहले पेपर्स को खोला जाता है ना. आपको पता होगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे हो या फिर चलो अगर आपने स्कूल का एग्जामिनेशन भी दिया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पेपर हमेशा सील्ड होके आते हैं. ठीक है, और वो पेपर खोले नहीं जाते जब तक कि लाइक आपका एग्जाम शुरू ना होने वाला हो. तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हमने आपको लॉफुली ऑथराइज तो किया है खोलने के लिए, लेकिन जिस टाइम पर आपको ऑथराइज किया है उससे पहले आप उस पर्टिकुलर पेपर का जो सील पैक्ड है उसको नहीं खोलोगे. ठीक है, यहाँ कह रहा है नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज सो टू डू शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनीज एट ए पब्लिक एग्जामिनेशन. मतलब कोई भी इंसान, सारे पर्सन इसमें कवर हो जा रहे हैं. 2 प्रकार के पर्सन इसमें कवर हो रहे हैं. वो पर्सन्स जिनको लॉफुली ऑथराइज किया गया है एग्जाम से 5 मिनट पहले पेपर खोलने के लिए, और उनके अलावा और भी कोई अगर पर्सन है तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है. इसलिए जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है पर्सन. ठीक है, तो नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू एग्जामिनीज एट ए पब्लिक एग्जामिनेशन. आगे अब इसको पढ़ते हैं. प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पोजेस सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ. यहाँ पर हम बेसिकली प्रोहिबिट कर रहे हैं आपको फ्रॉम प्रोक्योरिंग या फिर फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू प्रोक्योर और पोजेस एनी क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ. मतलब जो पर्टिकुलर पेपर जो कि एग्जाम में आप खोल सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप खोल सकते हो, एग्जामिनेशन के टाइम पे आप खोल सकते हो, आप उस पर्टिकुलर पेपर को प्रोक्योर करने का प्रयास नहीं करोगे. ठीक है, ना उसको पोजेस करोगे. यही सब चीज़ें हैं. ठीक है, बी देखते हैं क्या बोल रहा है. इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन विच ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू और डिराइव फ्रॉम और टू हैव अ बेयरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर. ठीक है, ना आप इन पेपर्स को प्रोक्योर करोगे और ना ही आप इन पर्टिकुलर पेपर्स को ऑफर करोगे इम्पार्ट करने के लिए, मतलब किसी को और को देने के लिए. ठीक है, प्लस अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है, चाहे आपने वो खुद देखा हो, चाहे आपको रीज़न टू बिलीव हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कोई पियोन या क्लर्क हो, ठीक है, और आप किसी ऐसे टीचर के अंदर काम करते हो
जिस टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पेपर को फ्रेम करने की। अब आपने पेपर को देखा नहीं है, लेकिन टीचर से बातचीत करके आपको पता चल गया कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू हैव अ रीज़न टू बिलीव। तो अगर आपको रीज़न टू बिलीव भी है तो वो भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। समझ में आ गया? तो आपको प्रोक्योर नहीं करना है, प्रोक्योर और प्रोसेस नहीं करना है पेपर को, ठीक है। प्लस आपको उस पर्टिकुलर, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द पेपर, या फिर अगर आपके पास पेपर भी है तो उसको आपको इम्पार्ट नहीं करना है या फिर ऑफर टू इम्पार्ट नहीं करना है। समझ में आ गया? बेसिकली सेक्शन 4 यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टाइम फिक्स होता है पेपर को ओपन करने का, दैट इज बिफोर द एग्जामिनेशन, 5 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन, उससे पहले आप पेपर को ना प्रोक्योर करोगे, ठीक है, और ना ही पेपर को किसी को ऑफर करोगे। इज दैट क्लियर? सेक्शन 5, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड with examination work. No person who is interested with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duty so to do, directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so interested to him. अब देखिए, जब एक पेपर होता है, एक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस से होके गुजरता है, ठीक है। आपको पता है ना, पहले तो फॉर्म आता है, आप फॉर्म को फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आने के बाद फाइनली आप एग्ज़ाम में बैठते हो, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो कई लंबे प्रोसेस से होने के बाद, कई लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली आपका रिजल्ट आता है और फिर आपको पता चलता है कि आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया कि नहीं किया, ठीक है। अब इतने लंबे प्रोसेस में ना कई सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो आपका पेपर है वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो लॉ का पेपर है, ठीक है, तो 10 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि वो अपने तरफ से रिकमेंडेशन दें कि क्या क्या क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक मान लो अगर 10 लोगों को बोला गया है तो वो 10 लोग अपनी तरफ से 100 क्वेश्चंस बना के भेज देंगे, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और अगर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले थे अगर वो 100 थे, ठीक है, तो इन 500 में से ही 100 क्वेश्चंस को डाल दिया जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेशंस लिया जाता है और रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही एग्जामिनेशन पेपर को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन भी तो इन्वॉल्व है ना पेपर फ्रेम करने के लिए। अब मान लो अगर इसने पेपर फ्रेम किया है, पेपर फ्रेम करने में इसका कोई भी पार्टिसिपेशन अगर है, और अगर इसने 100 क्वेश्चन भी लाइक बनाए हैं, भले ही 100 में से 100 नहीं लिए जाएँ, बट पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि 100 में से कम 10 या 20 तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 5 के अंदर हम इसको भी प्रोहिबिट कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर तो आप उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो क्या कह रहा है? नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद एनी वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन, एनी वर्क, तो एनी वर्क में यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। शैल एक्सेप्ट वेयर इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिवल्ज। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? डाइवल्ज का मतलब होता है टू शेयर एनी प्राइवेट और हिडन इंफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूँ इसको, टू शेयर एनी प्राइवेट और हिडन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइवल्ज और कॉज टू बी डाइवल्ज्ड और मेक नोन टू एनी अदर पर्सन any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so interested to him। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 5 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बेसिकली उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जिनका काम है एग्जामिनेशन के दौरान पेपर्स बांटना, ठीक है, या फिर जिनका काम होता है एग्जामिनेशन के दौरान पेपर को टीचर तक ले जाना। हम उनको यहाँ पर रोक रहे हैं सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 5 के अंदर हम उन सारे लोगों को रोक रहे हैं, ठीक है, जिनका कोई भी रोल है एग्जामिनेशन पेपर को बनाने में। और अगर एग्जामिनेशन पेपर को बनाते हुए आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट एग्जामिनेशन पेपर तो आपको हम यहां पर रोक रहे हैं उसको डिस्क्लोज करने से। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 पेनल्टी। Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3, 4 or section 5 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। यहाँ पर आपको इसका सेक्शन और कितना पनिशमेंट है, कितना फाइन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 5 या 4 से आपसे सवाल नहीं आएगा, 3 से भी आने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ 6 और 7 से आपके सवाल बन सकते हैं, ये ध्यान रखना, 6, 7 और स्केड्यूल से, ठीक है। तो देखो पेनल्टी क्या है यहाँ पर इसके लिए। अगर सेक्शन 3, 4 और 5 इसके अंदर जो चीज़ें आपको प्रोहिबिट की गई है करने से, अगर आप वो चीज़ करते हो तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 हम आपको 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं
और 2,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 7 पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है? पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। Whoever commits an offense punishable under section 6, having made preparation for causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 5,000 rupees। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर मान लो सेक्शन 3, 4 और 5 के अंदर आप कोई ऑफेंस करने वाले हो या कर रहे हो, जो भी है, ठीक है, और ये ऑफेंस करते टाइम आपने प्रिपरेशन किया है कि अगर मान लो मैं पकड़ा गया, मतलब देखो उसी सिचुएशन में होगा ना, आपको ये पर्टिकुलर ऑफेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को जान से मारने की आवश्यकता है नहीं, बट सपोज अगर आपने प्रिपरेशन किया है ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए कि अगर मान लो मैं पेपर डिस्क्लोज कर रहा हूँ लोगों को, या फिर कोई बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहा हूँ, जाके चुपके से पेपर को मैंने देख लिया, कोई भी ऐसी काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस बीच अगर आपने प्रिपरेशन किया है, देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रिपरेशन की बात हो रही है। अगर आपने प्रिपरेशन किया है कि सेक्शन 3, 4 और 5 के अंदर ऑफेंस कमिट करते हुए आपने प्रिपरेशन किया है कि आप किसी का मर्डर कॉज कर सकते हो या उसको हर्ट पहुंचा सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या कन्फाइन कर सकते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको 3 साल तक की सजा दी जाएगी और फाइन का जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये हो जाएगा। आसान शब्दों में समझिए मेरी बात को। सेक्शन 7 बेसिकली बस ये कह रहा है कि अगर 3, 4 और 5 के अंदर ऑफेंस करते टाइम आपने प्रिपरेशन किया हुआ है किस चीज़ का, कि आप किसी इंडिविजुअल को या तो उसका मर्डर कर सकते हो, या तो उसको हर्ट पहुंचा सकते हो, या फिर आप उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर सकते हो, या फिर उसको कन्फाइन, वॉट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको हम सेक्शन 7 के अंदर 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं विद 5,000 रुपीज़ फाइन, ठीक है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये आ रहा होगा कि मतलब अच्छा उसने मर्डर कर दिया, तो देखो अगर उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, अगर उसने प्रिपरेशन किया था मर्डर करने के लिए एंड उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, वाइल कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 3, 4, 5, तो वहाँ पर हम BNS में एंटर करेंगे और BNS के अंदर चार्ज फ्रेम करेंगे। समझ में आ गया आपको? सेक्शन 8, पावर टू अमेंड शेड्यूल। The state government may, by notification in the official gazette, include in the schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this act, and upon the publication in the official gazette, the schedule shall be deemed to have been amended accordingly। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को हम पावर दे रहे हैं कि वो स्केड्यूल के अंदर और भी एग्जामिनेशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्केड्यूल भी देख लेते हैं। इसमें आप सेक्शन 7 पढ़ लेना, 6 पढ़ लेना, ठीक है। 5 और 4 से सवाल प्रीलिम्स से बनने के चांसेस कम है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे, लेकिन आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 और 4 छोड़ देना, इसमें 3 भी छोड़ दो, लेकिन 2 जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, कि 2A के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर है, 2B के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन है, 2C के अंदर अनफेयर मीन्स है, ये तीनों पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक्ट नंबर पढ़ लेना, इसका डेट पढ़ लेना इनैक्टमेंट का, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्केड्यूल पे आते हैं, स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल से इसके क्वेश्चन बने हैं पहले, ठीक है। नाउ कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होगा? एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान अंडर द राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 1957, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1957, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, देखो क्या लिखा है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे ना, आपको प्रीलिम्स में क्या करेंगे, डाल देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगा कि नहीं। बट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब चाहे सेंटर ने यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया हो, चाहे स्टेट ने यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया हो, डजेंट मैटर, दोनों के ऊपर इस पर्टिकुलर एक्ट का एप्लीकेशन रहेगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहीं से सवाल बना था, काफ़ी सारे बच्चों ने ये सवाल का जवाब गलत दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी डाल दिया, ठीक है। अब यूपीएससी कौन कंडक्ट करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये तो एक स्टेट एक्ट है, तो स्टेट एक्ट की एप्लीकेशन यूपीएससी के ऊपर कैसे हो सकती है। इसी कंफ्यूजन की वजह से कई लोगों ने सवाल का जवाब गलत दिया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशन कवर्ड हैं, ठीक है, तो उसमें ये भी था यूपीएससी, और इस पे लोगों ने टिक नहीं किया, ठीक है। चलो, तो इसमें ध्यान रखना कि राजस्थान गवर्नमेंट आरपीएससी बेसिकली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर हो गया, तो दोनों के ही एग्जामिनेशंस के ऊपर
1992 वाला एक्ट अप्लाई होगा। अगला है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनॉमस कॉलेज इन द स्टेट, ये भी ध्यान रखना, इसको ऐड किया गया देखो, ठीक है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्केड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, जैसे आपको पता होगा राजस्थान में जुडिशरी का एग्जाम हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। सेवेंथ, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एनी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT कंडक्टेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके एक बार ना अमेंडमेंट को भी देख लेना आप लोग, ईयर ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, चांसेस हैं इनके जो एकदम लेटेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ है ना, इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है, ये वाला ऐड हुआ है, एनी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड बाय द DGT न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब इसको ऐड किया गया है, 15 जनवरी 2019, तो ये 15 जनवरी का डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इन सारे एक्ट्स में ना कुछ समझने के लिए है नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ ये मत सोचेगा कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा या फिर आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें नहीं समझा रहा, कुछ भी समझने के लिए नहीं है, बस रटने के लिए है। तो जहाँ पर मेहनत की ज़रूरत नहीं है वहाँ मेहनत मत करिए, ठीक है। जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है वहाँ पे मेहनत करिए। जो मेजर लॉज हैं आपके BNSS BSc और BNS, उस पर ज़्यादा मेहनत करिए। ये सब तो बहुत फालतू लॉज हैं, इनसे अगर सवाल बनेंगे भी ना तो 2 से 3 ही बनेंगे, ठीक है। और जो 2 से 3 सवाल आएंगे भी ना वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लाइक उसमें आपको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए होगा। आपसे पूछ देगा कि स्केड्यूल के अंदर कौन सा एग्जामिनेशन इंक्लूडेड है कौन सा नहीं है, आपसे पूछ देगा कितनी पेनल्टी है, कितना फाइन है, किस सेक्शन के अंदर दिया, बस यही पूछेगा, आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा, सॉरी आपके रिटेंशन पावर को टेस्ट करेगा, ठीक है। चलो दूसरा एक्ट भी कर लेते हैं। दिस इज द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, ठीक है। दिस इज एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022, इसका भी नाम याद रखना, ठीक है। रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर ऑन द 5th डे ऑफ अप्रैल 2022, और इसका इन्फोर्समेंट डेट मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है, इट इज 12th अप्रैल 2022। एक बार ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इन परसुएंस ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan: सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित सुधारों के रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022, ठीक है। बेसिकली ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लेजिस्लेशन है ना, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, ये लेजिस्लेशन हिंदी में इनैक्ट किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 348 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि चाहे कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या प्रोसीडिंग हो, ठीक है, या फिर अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का बिल या फिर एक्ट हो, इट हैज टू बी इन इंग्लिश। आर्टिकल 348 ये कहता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 348 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने किसी और लैंग्वेज में किसी बिल या फिर एक्ट को पब्लिश किया है, तो यहां पर गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 348 क्लॉज 3 कि वो उस पर्टिकुलर बिल या फिर एक्ट को ट्रांसलेट करे इनटू इंग्लिश और उसको ऑफिशियल गजीट में पब्लिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनली ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इसको हिंदी में पब्लिश किया गया था। फिर गवर्नर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अंडर आर्टिकल 348 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं, ठीक है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स to prevent and curb the offences of leakage of question papers and use of unfair means at public examination for the purpose of recruitment to any post under the state government, including autonomous bodies, authorities, boards or corporations, and to provide for designated courts for the trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इसका पर्पस क्या है,
प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंसेस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को इनैक्ट किया गया है टू कर्ब द ऑफेंसेस रिलेटेड टू लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर एक्ट से नए कोर्ट्स को स्टैब्लिश भी किया गया, कोर्ट्स को डेजिग्नेट किया गया जो इन पर्टिकुलर मैटर से डील करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो सेक्शन 1 छोड़ दो, सेक्शन 2 से शुरू करते हैं। तो सेक्शन 2 डेफिनीशंस। अच्छा, सेक्शन 2 की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, जो सवाल शायद आपके दिमाग में भी आया होगा कि अगर हमारे पास यानी राजस्थान के पास अगर पहले से 1992 का एक्ट था अनफेयर मीन से डील करने के लिए, चीटिंग से डील करने के लिए, पेपर लीक से डील करने के लिए, तो इन्होंने 2022 का एक्ट क्यों निकाला? ये सवाल शायद आपके दिमाग में एक बार आया होगा। देखिए, जब आपने 1992 वाले एक्ट के अंदर इसका सेक्शन 6 और 7 पढ़ा था, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जो फाइन का अमाउंट है वो कितना कम है, सिर्फ 2000 और 5000 रुपए, प्लस यहां पर जो इम्प्रीजनमेंट का टेन्योर है वो कितना एट मैक्स 3 साल का। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि 1992 एक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कवर नहीं थे। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई सिंडिकेट है, कोई ग्रुप है, वो पेपर लीक वाला काम करता है साथ में, तो उनको कितना पनिशमेंट देना या उनसे कैसे डील करना है, 1992 एक्ट इसके रिगार्डिंग कंप्लीटली साइलेंट है कि नहीं? तो कई सारे ऐसे मैटर थे जिसको 1992 एक्ट ने छोड़ दिया था एंड 2022 में इस लेजिस्लेशन को निकाला गया ताकि उन मैटर्स से भी डील किया जा सके। समझ में आ गया आपको? एंड साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं 2022 वाला जो एक्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पेनल्टी, इसके अंदर फाइन और इसके अंदर इम्प्रीजनमेंट बहुत ही हार्श है। ठीक है, और इसकी नीड थी। समझ में आ गया आपको ये चीज? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर 2022 वाले 10 साल तक की इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड की जा सकती है अगर आप कोई भी पनिशमेंट करते हो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर। ठीक है, तो आइए फिर सेक्शन 2 पढ़ते। समझ में आ गया ना कि इस एक्ट को क्यों निकाला गया है? एंड प्लस यहां पर जो ये एक्ट है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है, और जो 1992 वाला एक्ट है ये बहुत ही जनरल है। जनरल इन द कंटेक्स्ट कि 1992 वाला जो लेजिस्लेशन है ये ब्रॉडली जनरल पब्लिक एग्जामिनेशन को कवर करता है। जनरल स्कूल में जो एग्जामिनेशन किए करवाए जाते हैं, ठीक है, जनरल जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उनको कवर करता है। लेकिन जो 2022 वाला जो आपका ये लेजिस्लेशन है, देखिए इसका हेड नोट ही पढ़िए क्या है, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का जो पर्पस है ना, ये है कि ये डायरेक्टली जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जॉब्स होते हैं ना उनको टारगेट कर रहा है। तो 1992 बहुत ब्रॉड है इन कैटेगरी और 2022 वाला एक्ट काफी हद तक स्पेसिफिक है और खाली गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करता है। समझ में आ गया आपको ये चीज? चलो सेक्शन 2 पढ़ते हैं। 2A, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रेपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, collection of question papers, answer sheets, OMR sheets and result sheets, evaluation, declaration of result, etc. तो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर हर चीज कवर कर दी गई है, चाहे एग्जामिनेशन फिजिकल मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, जितने भी प्रोसेस से होके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है वो सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है। बी, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है और ये बस आपको याद रखना है कि कहाँ पर डिफाइंड है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। इसके अलावा इसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही हद तक कॉमन सेंस है। अगला, एग्जामिनेशन अथॉरिटी मीन्स एन एग्जामिनेशन अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। तो यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोल रहा है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंदर कौन कौन आएगा, जिनको हमने स्पेसिफाई किया है शेड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर वही सेम चीज है जो हमने 1992 एक्ट के अंदर पढ़ा था। मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन और पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड एंड यूज्ड फॉर द होल्डिंग ऑफ ए पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द इंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। ठीक है। अगला है, examinee means a person who has been granted permission by the concerning authority to appear in a public examination and includes a person authorized to act as scribe on his behalf. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनी कहां पर डिफाइंड है ये आपको पता होना चाहिए, डी के अंदर। ठीक है,
अब यहां पर एग्जामिनी क्या डेफिनेशन दी गई है? एग्जामिनी ऐसा कोई भी पर्सन है जिसको परमिशन मिला है कि वो किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। और यहां पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एग्जामिनी के डेफिनेशन के अंदर स्क्राइब भी आएंगे। अब स्क्राइब कौन होता है? स्क्राइब बेसिकली वो होता है जो लाइक किसी और के बिहाफ में आंसर राइटिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो कोई अगर ब्लाइंड पर्सन है और वो एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके बिहाफ में जो बंदा बैठ के आंसर राइटिंग करता है ना, उसे हम स्क्राइब कहते हैं, ठीक है। अगला है पब्लिक एग्जामिनेशन। इट मीन्स एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन एज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती हैं उसके लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, सिर्फ वही एग्जामिनेशन यहाँ पर कवर्ड है और यही एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसीलिए मैंने ये बात आपको थोड़ी देर पहले बोली है कि ये 2022 का जो लेजिस्लेशन है ये बहुत हद तक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इन द कंटेक्स्ट कि ये सिर्फ डील करता है ऐसे एग्जामिनेशन से जिन एग्जामिनेशन से आपका रिक्रूटमेंट होता है टू एनी पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगला है अनफेयर मीन्स। अब थोड़ा अनफेयर मीन्स की जो डेफिनेशन है ना, यहां पर इसको ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको ब्रॉड किया गया है। अनफेयर मीन्स के अंदर इन्होंने दो कैटेगरीज बना दी है। पहले कैटेगरी में एग्जामिनी आता है, ठीक है, और दूसरे कैटेगरी में कोई भी पर्सन आता है, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनी का जो डेफिनेशन है वो लगभग सेम है जो हमने वहां पर पढ़ा था, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, क्या है? इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी टू टेक अनऑथराइज्ड हेल्प इन पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पर्सन और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और फ्रॉम एनी मटीरियल रिटन, recorded, copied or printed in any form whatsoever or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument or gadget। तो एग्जामिनी के मामले में डेफिनेशन हमारे पास लगभग सेम है, ठीक है। अब यहां पर एनी पर्सन को आ जाते हैं। अब यहां पे एनी पर्सन में कौन आ जाएगा? अदर देन एग्जामिनी, ठीक है। एनी पर्सन टू इम्पर्सोनेट और लीक और अटेम्प्ट टू लीक और कंस्पायर टू लीक क्वेश्चन पेपर। अगर कोई भी इंडिविजुअल इम्पर्सोनेशन का ऑफेंस कमिट करता है, फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप को दिखाता है एज एन एग्जामिनी, ठीक है, वो दिखाता है कि लाइक ये अपना एडमिट कार्ड जब लेके जाता है तो वो पोर्ट्रे करने का प्रयास करता है कि मैं ही एग्जामिनी हूँ, ठीक है, बट वो कोई और होता है, वो एग्जामिनी के बिहाफ में बैठ रहा होता है एग्जाम में। आपने ये न्यूज़ काफ़ी बार सुना होगा, ये कोई और इंडिविजुअल किसी और के बिहाफ में बैठ के एग्जाम दे रहा है और वो पकड़ा गया, ठीक है। तो ये उसको कवर कर रहा है। प्लस कोई भी इंडिविजुअल जो पेपर लीक करने का प्रयास करे, पेपर को अटेम्प्ट करे लीक करने का, कंस्पायर करे लीक करने के लिए, ठीक है। आगे टू प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पोजेस और अटेम्प्ट टू पोजेस क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर। कोई भी इंडिविजुअल अगर अनऑथराइज्ड मैनर में पेपर को प्रोक्योर कर रहा है या फिर अटेम्प्ट टू प्रोक्योर कर रहा है वो इसमें आ जाएगा। मतलब दैट पर्सन इज बेसिकली रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स। थर्ड, टू सॉल्व और अटेम्प्ट टू सॉल्व और सीक असिस्टेंस टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर, ठीक है। अगर कोई भी इंसान उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करता है या अटेम्प्ट टू सॉल्व करने का प्रयास करता है, ठीक है, इन एनी अनऑथराइज्ड मैनर। अनऑथराइज्ड मैनर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लो उसने किसी गलत तरीके से एग्जामिनेशन पेपर को एग्जामिनेशन से पहले प्रोक्योर कर लिया है, अब वो पोजेस करके उसको क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, तो ये भी अनफेयर मीन्स के अंदर आएगा, ठीक है। फोर्थ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट द एग्जामिनी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन इन अनऑथराइज्ड मैनर। अगर कोई भी इंडिविजुअल अदर देन द एग्जामिनी, कोई भी इंडिविजुअल अगर एग्जामिनी को हेल्प करता है पेपर राइटिंग में, एग्जामिनेशन में, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। तो बेसिकली अनफेयर मीन्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि दो कैटेगरीज बना दी गई है। एक कैटेगरी के अंदर एग्जामिनी फॉल करता है, एग्जामिनी कौन होता है? जो एग्जाम देता है, और दूसरे कैटेगरी में किसी भी इंडिविजुअल को डाल दिया गया है जो इन चारों में से कोई भी काम करता है। पहला है इम्पर्सोनेशन, पेपर लीक, दूसरा है पेपर को प्रोक्योर करना, ठीक है, तीसरा है पेपर को सॉल्व करना, और चौथा है एग्जामिनी को किसी भी प्रकार से अनऑथराइज तरीके से हेल्प करना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एन एग्जामिनी, ठीक है। यहाँ पे एनी पर्सन में एग्जामिनी भी आएगा। एग्जामिनी इन व्हाट कंटेक्स्ट आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, आपके बगल में भी एक बंदा बैठा होगा या आपके आगे पीछे भी लोग बैठे होंगे, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से एग्जामिनी ही है। लेकिन अगर वो इन चारों में से कोई काम करते हैं तो वो एनी पर्सन के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। या फिर अगर एग्जामिनी खुद भी इनमें से कोई भी काम करता है तो वो इसके अंदर फॉल करेगा। समझ में आ गया आपको ये चीज? चलो,
ये वही सेम चीज़ बोल रहा है जी इसका, कि जो चीज़ें यहाँ पर डिफाइंड नहीं है बट आईपीसी में डिफाइंड है, तो हम आईपीसी के डेफिनेशंस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस सेक्शन 2 के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अनफेयर मीन्स, बिल्कुल ये वैसे तो आपको सही बताऊं, इसमें आप गेस नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ABCDEF, ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए कहाँ पे क्या डिफाइंड है। चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ये याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डिफाइंड है, तो आप एक काम करो, चलो इसमें तो बहुत कम चीज़ें हैं तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, बट मान लो अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर 24 से 30 डेफिनेशन है, या समझ लो लाइक +15 डेफिनेशंस हैं, तो आप एक काम करो ना, आपको ये बात मैंने बताया हुआ है कि जो भी डेफिनेशन वाला प्रोविजन होता है उसके अंदर जब चीज़ों को डिफाइन किया जाता है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। तो आप पूरा याद मत करो, ठीक है। आप ये याद कर लो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या डिफाइंड है, फिर आप ये याद कर लो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के अंदर क्या डिफाइंड है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, इनके अंदर क्या चीज़ें डिफाइंड है, बस ये याद कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लो अगर 2 सबसेक्शन 1 के अंदर ए से चीज़ डिफाइंड है, 2 5 के अंदर सी से है, 2 10 के अंदर एच से है, 2 15 के अंदर मान लो क्यू से है, ठीक है। और आपसे अगर वो कोई भी डेफिनेशन पूछते हैं, मान लो आपसे वो बोलते हैं कि तुम सपोज इसी को एग्जांपल बना के मान लो बीएनएसएस में आपसे वो पूछते हैं कि बेल कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। बीएनएसएस के अंदर बेल कहाँ पे डिफाइंड है। अब आपको पता नहीं कि बेल एग्जैक्टली कहाँ डिफाइंड है, लेकिन ऑप्शन वो आपको ऐसे दे देते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 18, मान लो ऐसे देते हैं। तो आपको इतना तो आइडिया है ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें चलती हैं, और आपको ये भी पता है कि 2 सबसेक्शन 1 के अंदर ए से कुछ डिफाइंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हो कि 5 के अंदर अगर सी से डिफाइंड है तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 होगा जहाँ पर बेल को डिफाइन किया गया होगा। तो इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको प्रीलिम्स में याद ना आ रहा हो कि कहाँ पे क्या डिफाइंड है, ठीक है। मतलब ये एकदम सॉलिड ट्रिक तो नहीं है कि आपको एकदम ही हेल्प कर देगा, बट एटलीस्ट अगर डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, सबसेक्शंस में, तो आपको फिर वहाँ पर तुक्का मारने में आसान होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। सेक्शन 3 पे आते हैं, वही सेम चीज़ है। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। 4 पे आते हैं, पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। No person authorized by virtue of his duties in conduct of public examination shall, before the time fixed for opening and distribution of question paper, open, leak or procure or attempt to procure, possess or solve such question paper or any portion or a copy thereof, or give any confidential information or promise to give such confidential information to any person or examinee where such confidential information is related to or in reference to such क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो पर्सन ऑथराइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज टू कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन शैल बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर ओपनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। बेसिकली यहाँ पर उन इंडिविजुअल्स को कवर किया गया है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की, ठीक है। मतलब आप जानते हो ना कि टीचर्स वगैरह होते हैं जो आप आके आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इनके पोजेशन में ही, ठीक है, इधर डायरेक्ट पोजेशन या फिर कंस्ट्रक्टिव, इनके ही पोजेशन में पेपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसके भी पोजीशन में पेपर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो क्या नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा, लीक नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उसको पेपर के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो उसको किसी एग्जामिनी या फिर पर्सन को नहीं देगा। ये सेक्शन 4 कह रहा है, ठीक है। 5 पे आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और इंगेज्ड विद एग्जामिनेशन वर्क। No person who is interested or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly, divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so interested to him। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिया था ना पिछले वाले एक्ट में, कि मान लो अगर कोई टीचर है, उसको बोला गया है कि आप क्वेश्चन फ्रेम करके दे दो एंड इन्हीं क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में डाल देंगे, ठीक है। तो ही दैट पर्सन द टीचर इज इंटरेस्टेड और ही वॉज इंगेज्ड विथ एनी वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब क्योंकि बिकॉज दैट पर्सन वॉज इंटरेस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर उसने क्वेश्चन फॉर्म करके आगे फॉरवर्ड किया है, वो क्यों फॉरवर्ड कर रहा है, बिकॉज ही इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू, ठीक है। अब अगर उसने ये चीज किया है तो उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है रिलेटेड टू द क्वेश्चंस वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, ठीक है, किसी को शेयर ना करे। अगर उसने किया है तो सेक्शन 5 को उसने वॉयलेट किया है, ठीक है। 6 पे आते हैं, अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट और ओएमआर शीट इन एनी फॉर्म।
No person who is not lawfully authorized or permitted by virtue of his duties to do so shall, before the time fixed for the distribution of question papers, procure or attempt to procure or possess such question paper or answer sheet or OMR sheet or any portion or copy thereof in any form. अब यहाँ पे आपको 6 और 4 के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है. देखिए 4 के अंदर हम उन पर्सन्स को प्रोहिबिट कर रहे हैं जिन पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की. ठीक है. और सेक्शन 6 जो है ये काफ़ी हद तक जनरल इन नेचर है और ये सारे के सारे पर्सन्स पे अप्लाई हो रहा है. इसीलिए आप देखिए यहाँ पे टर्म ओपन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सेक्शन 4 के अंदर क्या लिखा है? ओपन. ठीक है. तो सेक्शन 6 यहाँ पर ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो लॉफुली ऑथोराइज नहीं है पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर पेपर को प्रोसेस करने के लिए, अगर वो पेपर को प्रोक्योर करता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को, OMR शीट को, किसी भी पोर्शन को अगर वो प्रोक्योर करता है, ठीक है, या फिर अगर ऑफर करता है या इम्पार्ट टू ऑफर करता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके नॉलेज में है, तो यहां पर उसने सेक्शन 6 को वायलेट किया है. ठीक है. 7 पे आते हैं. प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर. नो पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड और इंगेज्ड विद द वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन और कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन और हु इज नॉट एन एग्जामिनी शैल एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर. मतलब अदर देन एग्जामिनी एंड अदर देन दोज पर्सन्स जिनका काम है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने का, उनके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करेगा. सेक्शन 7 जो है ये सारे इंडिविजुअल्स को प्रोहिबिट कर रहा है एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने से जो कि एग्जाम को कंडक्ट ना करवा रहे हो या फिर जो एग्जामिनी ना हो. इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक अगर छोड़ने जाते हैं तो उनको गेट के बाहर रुकना पड़ता है, अंदर जाना उनके लिए अलाउड नहीं होता है. ठीक है. चलो ये आप याद रखना. सेक्शन 7 ये आपसे पूछ सकता है कि किस सेक्शन के अंदर अदर देन द एग्जामिनी एंड अदर देन द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स किस सेक्शन के अंदर प्रोहिबिट किया गया है जनरल पॉपुलस को एंटर करने से इन द एग्जामिनेशन सेंटर. तो ये सेक्शन याद रखना, सेक्शन 7. ठीक है. आगे देखते हैं. सेक्शन 8. नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन. No person who is interested or engaged with the work pertaining to public examination shall use or cause to be used any place other than the examination center for the purpose of holding public examination. तो जिस एग्जामिनेशन सेंटर को डिसाइड किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन, उसके अलावा किसी भी और प्लेस पर पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. सेक्शन 9 पे आते हैं. ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन और अदर्स. Wherever an offence under this act has been committed by management or institution or limited liability partnership or others, every person who at the time the offence was committed was in charge of or was responsible to the management or institution or limited liability partnership or others for conduct of the business of the management or institution or limited liability partnership or others, as well as the management or institution or limited liability partnership or others, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. बेसिकली सेक्शन 9 यहां पर क्या कह रहा है? ये एक लीगल फिक्शन के थ्रू कल्पेबिलिटी क्रिएट कर रहा है ऑफ दोज पीपल जो किसी मैनेजमेंट के हेड हैं, मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं, ठीक है, या फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन के इंचार्ज हैं, या फिर वो अगर किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के इंचार्ज है और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. ठीक है. उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाओगे. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे. ठीक है. अब सपोज जो ये पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जो इनके इंचार्ज हैं, ठीक है, जो इनके इंचार्ज हैं, अब इनको यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएं. अब अगर इस बीच जो हमने ऊपर के सेक्शंस पढ़े हैं इनमें से कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी अनऑथराइज पर्सन, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में घुस जाता है, तो सेक्शन 8 का वायलेशन हुआ. ठीक है. उसके बाद सेक्शन 7 का वायलेशन हुआ. ठीक है. हाँ. और अगर मान लो इनको जो एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया था उसके अलावा इन्होंने कहीं पे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया तो सेक्शन 8 का वायलेशन हुआ. फिर उसके बाद अगर किसी भी अनऑथराइज पर्सन के पोजीशन में पेपर आ गया, ठीक है, तो सेक्शन 6 का वायलेशन हुआ. और अगर पेपर लीक हो गया तो सेक्शन 5 का वायलेशन हुआ. ठीक है. तो यहां पर बेसिकली ये कह रहा है एक लीगल फिक्शन के थ्रू यहां पर कल्पेबिलिटी डाली जा रही है इंचार्ज के ऊपर. तो बेसिकली अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अगर इंचार्ज हो, ठीक है, और जब आप इंचार्ज हो, आपके इंचार्ज रहते हुए ऊपर का कोई भी जो प्रोहिबिटेड प्रोविजन है वो पिक्चर में आता है, तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि आपका भी इसमें फॉल्ट था.
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ऊपर का कोई भी काम होता है, जो ऊपर के सेक्शन हमने पढ़े उनमें से कुछ भी होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें आपकी ही गलती है और आपको ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आपको ही पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। तो प्रोवाइजो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बर्डन आपके ऊपर है, बर्डन आपके ऊपर है कि आप डिलीजेंटली पेपर को कंडक्ट करवा रहे थे। डिलीजेंटली का मतलब क्या है? विथ ड्यू केयर एंड कॉशन, ठीक है। आप डिलीजेंटली पेपर को कंडक्ट करवा रहे थे, ये आपके ऊपर बर्डन आएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके एंड से कोई भी फॉल्ट नहीं है और आपको पनिश ना किया जाए, ठीक है। जनरली मैंने आपको ये चीज बताया ना, क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्या होता है, ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। तो हमने ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर पढ़ा है ना कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है कि वो अपने केस को प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बट यहां पर एक प्रिजम्पशन रेज ये किया जा रहा है कि अगर आपके इंचार्ज रहते हुए पेपर लीक होता है या ऊपर का कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होता है, तो हम यहां पे मान के चलेंगे कि आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। और प्रोवाइजो यहां पर ये कहता है कि अब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगे उसको आप डिस्प्रूव करो। समझ में आ गया? Subsection 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, where an offence under this act has been committed by management or institution or limited liability partnership or others, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance, इसका मतलब है, connivance का मतलब होता है मिली भगत, हिंदी में से कहते हैं मिली भगत, ठीक है। आगे, और connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, partner, manager, secretary or other officer of the management or institution or limited liability partnership or others, such director, partner, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। यहाँ पर भी सेम चीज वही कह रहा है कि अगर यहाँ पर लाइक कोई भी इंचार्ज था, ठीक है, लाइक अदर देन द मेन पर्सन, अगर उसके अलावा भी कोई इंचार्ज था, कोई भी ऑफिसर था, कोई भी डायरेक्टर, पार्टनर, कोई भी था, ठीक है, और अगर उनके लाइक उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या फिर अगर उनके सुपरविजन के अंदर मान लो कोई भी ऊपर का ऑफेंस कमिट होता है, तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी एंड देन अगेन वही प्रोवाइजो जो है वो पिक्चर में आ जाएगा एंड दे हैव टू डिस्प्रूव इट, ठीक है। सेक्शन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ 2022 एक्ट, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट वगैरह बताया गया है और क्योंकि पनिशमेंट को इन्हांस किया गया है इस एक्ट के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पनिशमेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना, सेक्शन भी पढ़ के जाना भाई, और जितने भी पनिशमेंट इसमें दिए गए हैं वो भी पढ़ के जाना। क्या लिखा है? इफ एनी एग्जामिनी इंडल्जेस इन अनफेयर मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2FI shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो बेसिकली यहां पर ये कह रहा है कि अगर एग्जामिनी ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। और जो यहां पर फाइन होगा शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सच एग्जामिनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 9 months, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का फाइन पे करना पड़ सकता है अगर एग्जामिनी ने किया है। यहां पे हम लोग 2F2 वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना यहां पर अनफेयर मीन्स के अंदर क्या है, एक एग्जामिनी है और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन की बात नहीं कर रहे हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनी की, ठीक है। तो एग्जामिनी ने अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है और 1 लाख रुपए का फाइन पे करना पड़ सकता है, और अगर वो फाइन पे करने में डिफॉल्ट कर जाता है तो उसको एडिशनल 9 महीने की सेंटेंस अवॉर्ड की जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी whether interested or authorized with the conduct of public examination or not in conspiracy or otherwise indulges or attempts to indulge in unfair means as defined in section 2F2 or contravenes or abets to contravene any of the provisions of this act shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment of 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 10 crore rupees and in case of default of payment of fine such person shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term of 2 years। तो यहाँ पर क्या कह रहा है
यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपने सेक्शन 2F2 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है, अब ये ऑफेंस किसी भी पर्सन के द्वारा कमिट किया जा सकता है या फिर किसी एग्जामिनी के द्वारा भी कमिट किया जा सकता है, ठीक है। प्लस ऊपर के जो हमने ऑफेंसेस पढ़े हैं, अगर उसके अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट किया था किसी भी पर्सन द्वारा, ठीक है, तो वहां पर आपको सजा कितनी मिल सकती है, कितने साल का इंप्रिजनमेंट है, देखिए बढ़ा कितना कर दिया गया है, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर आपको मिनिमम पनिशमेंट जो अवॉर्ड की जाएगी वो कितनी होगी, 5 ईयर्स, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है टू 10 ईयर्स। अगेन जो फाइन का अमाउंट है वो होगा मिनिमम 10 लाख रुपए और इसको अप टू 10 करोड़ तक इंक्रीज किया जा सकता है, और अगर आप इसको पे करने में डिफॉल्ट कर जाते हो तो आपको एडिशनल 2 साल तक की इम्प्रीजनमेंट फेस करनी पड़ेगी। देखिए यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हाँ, with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment of 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 10 crore rupees, and in case of default of payment of fine such person shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term of 2 years। आगे बढ़ते हैं। Provided that the court may for any adequate and special reasons to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years। तो स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू प्रोवाइजो ये कहता है कि स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू, जस्टिफाइड ऑर्डर के थ्रू कोर्ट अगर चाहे तो 5 साल से कम तक का भी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है, लेकिन यहां पर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्होंने 5 साल से कम की इंप्रिजनमेंट क्यों अवॉर्ड की है। इज दैट क्लियर? तो इतना ही आपसे पूछने वाले हैं प्रीलिम्स में, सेक्शन 1 to 10, ठीक है। 1992 का जो अनफेयर मीन्स एक्ट है वो पूरा ही आ रहा था और उसमें 8 ही सेक्शंस हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे आपका खाली 1 to 10 आ रहा है प्रीलिम्स के अंदर, तो इतना ही हमें पढ़ना है। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आई होप ना ही आए एग्जाम में, नहीं पूछेगा क्योंकि ऑफकोर्स हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। जैसे सेक्शन 14 यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे कवर्ड है ये कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे एंड नॉन कंपाउंडेबल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो इन ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ था, कहाँ गया, हाँ, सेक्शन 11 कि अगर आपका कन्विक्शन होता है ना तो आपको 2 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठने से। और देखिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जा रहे एग्जामिनेशन प्लस यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जा रहे एग्जामिनेशन, दोनों से आपको डिबार कर दिया जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी है बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे शेड्यूल 1 पढ़ लेते हैं कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन कौन है। पहले आपका आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। दूसरा है आपका राजस्थान हाई कोर्ट। तीसरा है आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये तो काफ़ी हद तक कॉमन है, इनको आप लोग भूल जाओ, ठीक है, ये भी आप लोग भूल जाओ। अगला है एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमेटी इंगेज्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर, वहाँ पे हमने पढ़ा था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर, यहाँ पर ये कौन सा है, जयपुर। ये याद रखना, जयपुर और अजमेर कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऐसे डाल देंगे राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड अजमेर, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए था, आरआरबी के लिए था, ठीक है। और जयपुर जो है वो राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के लिए। आगे है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी छोड़ दो। एनी सोसाइटीज, कॉर्पोरेशंस, लोकल बॉडीज एंड ऑल पीएसयूज ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्सटेंशियली और पार्शियली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th है एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं इसमें, अब कौन कौन से एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आरपीएससी, छोड़ दो इसको। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, ये भी छोड़ दो। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, नॉट इंपॉर्टेंट। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट कमिटी इंगेज्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड,
ये भी ठीक है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी मतलब ये तो नहीं पूछेगा। जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट वाला वर्ड है ना, ये बहुत कॉमन हो जाएगा और आसानी से बच्चे गेस कर लेंगे, तो ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। एनी अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी सोसाइटीज, कॉर्पोरेशंस, लोकल बॉडीज एंड ऑल PSUs ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्सटेंशियली और पार्शली। एनी अदर एग्जामिनेशन छोड़ दो ये भी, इससे मेरे ख्याल सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। अगर बनना होगा तो या तो यहाँ से बनेगा और या तो 1992 का जो शेड्यूल है वहाँ से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा आपका नोटिफिकेशन जिसके थ्रू इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया, दैट इज April 12, 2022 वॉज द डेट डिसाइडेड व्हेन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, ठीक है। चलो, तो हो गए दोनों एक्ट भी, ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से लगा नहीं इनको कंप्लीट करने में। और प्लीज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इन एक्ट्स को, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया है वो सफिशियंट है। अब इसमें लाइक कोई भी डाउट लेके आप दिमाग में मत रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे एक्ट्स हैं, कुछ भी लॉजिकल आपसे नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बस नॉलेज को वो टेस्ट करेगा। तो जितनी चीज़ों को मैंने आपको बोला है याद रखने के लिए, बस उतनी चीज़ों को आप पढ़ के याद रखिए, 100% फिर वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो चलो फिर अगला क्या करेंगे हम लोग। अब हमारा क्या बचा, SC/ST एक्ट बचा है, BNS बचा है और BSA बचा है। तो BNS में अब हमें सेक्शन 101 से करना है एंड प्लस जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा कि ये 101 से जितना भी बचा हुआ पार्ट है ना BNS का, उसको कवर कर लेते हैं एक लेक्चर में, 2-2.5 घंटे का जितना बने कंप्लीट कर लेते हैं एक बार में, ठीक है, वन गो में। और जो आपके डाउट्स हैं मैं उसी लेक्चर में एड्रेस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।